नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका इतिहास की ऑनलाइन कक्षा में। हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं और लगभग सिंधु घाटी सभ्यता समाप्ति की ओर है और थोड़ा सा पतन के कारण यहाँ पे रह गए थे। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को पढ़ेंगे, क्योंकि उससे पहले का जो इतिहास है हम पिछली 3 कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिसमें चाहे व्यापार रहा हो, सामाजिक आर्थिक इतिहास रहा हो, या उनकी आर्थिक गतिविधियां रही हों, लिपि रही हो, या विभिन्न प्रकार की चीज़ें कहाँ से पाई गई, ये सब रहे हों, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को जानेंगे और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए तो हम जान लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है उसके विषय में विद्वानों में विभिन्न मतभेद है। किसी भी एक कारण पर विद्वान सहमत नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, या ये कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति किस कारण से हुई थी। तो इसको लेकर विभिन्न मत है। जो मत है वो आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। जैसा कि मैंने बोर्ड से पहले ही लिख के रखा है बोर्ड पर कि इसके परवर्ती चरण है। परवर्ती चरण का बाद है जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम काल चल रहा था, यानी बाद के चरण में, जो कि समय लगभग 2000 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व के बीच का होता है। उस समय हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो स्वतंत्र अस्तित्व था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के अस्तित्व के समाप्त होने के जो कारण माने हैं वो अनेकानेक है और अनेक विद्वान है। इसलिए मैंने विद्वानों के नाम पहले से लिख करके रखे हुए हैं। आप जब नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स में एक तरफ विद्वान लिखिएगा और एक तरफ लिखिएगा पतन के कारण। तो कौन कौन से विद्वान मुख्य हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। इनके अनुसार क्या क्या कारण रहे जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के थे। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो नाम लिखा है, सबसे पहले नंबर पर गार्डन चाइल्ड व व्हीलर का लिखा है। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का मानना है कि इन पर बाह्य आक्रमण हुआ होगा, बाह्य आक्रमण और या आर्यों का आक्रमण इन पर हुआ होगा। तो इनका मानना है कि गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का कि इन पर किसी बाह्य शक्ति ने आक्रमण किया होगा। ये लोग अपना बचाव नहीं कर पाए होंगे, मारे गए होंगे अथवा स्थान को छोड़कर पलायन कर गए होंगे। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता आती है, जो कि आर्य सभ्यता कहलाती है या आर्यों की सभ्यता कहलाती है। वो जो आर्यों की सभ्यता है, तो इनका ऐसा भी मानना है कि आर्य लोग जब अपना विस्तार कर रहे होंगे तो उन्होंने इन पर आक्रमण किया होगा और सिंधु सभ्यता को नष्ट कर दिया होगा। अगले जो विद्वान है जॉन मार्शल, मैके, एस आर राव। जॉन मार्शल, मैके एवं एस आर राव, इन तीनों का संयुक्त रूप से ये मानना है कि चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता थी, घाटी में बसी हुई थी, अतः जो सिंधु नदी है उसमें किसी रोज भयानक बाढ़ आई होगी और बाढ़ में पूरी सभ्यता डूब गई अथवा बह गई, और इस तरीके से वहाँ के लोग या तो स्थान छोड़ करके चले गए, नदी की बाढ़ में बह गए, जिससे उनके घर वगैरह सब इत्यादि नदी में ही विलीन हो गए। तो इन तीनों ने, जॉन मार्शल, मैके, एस आर राव, तीनों ने ही बाढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना है। अब हम अगली देखते हैं, ये है ऑरेल स्टाइन व ए एन घोष। ये दोनों हैं। इन दोनों का संयुक्त रूप से ये मानना है, इन दोनों का, कि जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा। जलवायु परिवर्तन इनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, जिसकी वजह से वहाँ का तापमान बढ़ गया हो या कम हो गया हो, और वहाँ के जो शारीरिक या बदलाव है या भौगोलिक बदलाव है, मनुष्य का शरीर उनको ना झेल पाया हो, लोग एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान को पलायन कर गए होंगे। इस तरह से सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई होगी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन किसने माना है, तो ऑरेल स्टाइन और एन ए घोष ने। उसके बाद KUR कैनेडी, इन्होंने भी अपना मत दिया है। इनका मानना है कि जैसे भूकंप इत्यादि आते हैं, जिसको कि हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, भूकंप में शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, नगर के नगर समाप्त हो जाते हैं, जमीन की जमीन धंस जाती है, पता नहीं चलता है। ऐसे ही
KUR कैनेडी ने माना है कि कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई होगी। इसके बाद जॉन मार्शल है। जॉन मार्शल, देखिए संयुक्त रूप से जॉन मार्शल, मैके और SR राव के साथ इनका कहना है कि बाढ़ से सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई होगी, लेकिन अलग से इन्होंने प्रशासनिक शिथिलता को भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना है। प्रशासनिक शिथिलता, इनका मानना है कि जब कोई बाह्य आक्रमण हुआ होगा या जो शासन कर रहे होंगे लोग, उन पर प्रशासन नहीं संभला होगा, प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ जाने पर सभ्यता नष्ट हो जाती है। जैसे आप वर्तमान समय में देख रहे हैं, श्रीलंका में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो लोगों ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। यही हाल वर्तमान में पाकिस्तान में हो रहा है। तो ऐसे ही जॉन मार्शल ने अनुमान लगाया कि वहाँ की प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो फेल मार गई होगी, जिसके कारण लोगों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और आपस में ही लड़ करके सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया होगा। तो ये जो हमारे गार्डन चाइल्ड व्हीलर है, ये बाह्य आक्रमण और आर्यों का आक्रमण मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने में। जॉन मार्शल, मैके और SR राव का मानना है कि बाढ़ का आना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण है, यानी बाढ़ के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ऑरेल स्टाइन और ये AN घोष है, इनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। KUR कैनेडी है, इनका मानना है कि कोई प्राकृतिक आपदा, भूकंप इत्यादि आए होंगे जिससे जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नष्ट हो गई। जॉन मार्शल का अकेले का मत है कि प्रशासनिक शिथिलता हो गई होगी जिससे लोगों ने सत्ता में हस्तक्षेप किया होगा और व्यवस्था फेल हो गई होगी और सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई होगी। देखिए, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बाद वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ इसके कारण आप लोगों ने जान लिया। अब हम पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न है, चाहे वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हो, विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षा हो या कैसी परीक्षा हो, जो मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं वन लाइनर, हम आपको पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न उत्तर कराएंगे। तो हम बोर्ड साफ कर लेते हैं, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न चलेंगे। चलिए पुनः हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रश्न उत्तर हैं उनका अभ्यास करते हैं। तो प्रश्न अभ्यास आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ चूंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, सामान्य बोर्ड है और डिजिटल पेन भी नहीं है, स्याही वाला पेन है, तो इससे हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि ऑप्शन दे करके क्वेश्चन कराने में बहुत समय लग जाएगा और इतना बड़ा बोर्ड भी नहीं है। तो वन लाइनर क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, आप उनको लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो क्या है, तो लिख लेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल ये है आपका 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, जो कि कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा ज्ञात किया गया था। दूसरे प्रश्न की यदि बात करें तो दूसरा प्रश्न है सिंधु सभ्यता का विस्तार। देखिए क्रम से ही प्रश्न मिलेंगे आप लोगों को। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्या है या क्या था। यदि सिंधु सभ्यता के विस्तार की यदि बात की जाए तो मैंने आपको एक इस तरीके से कक्षा में अध्ययन कराया था कि ये उत्तर है, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो पूर्व में ऊपर जम्मू में एक स्थान पड़ता है माला, ये सबसे उत्तरी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। और यदि पूर्व की बात करें तो मेरठ में आलमगीरपुर, ये मेरठ में पड़ता है इंडियन नदी के किनारे। दक्षिण में दैमाबाद, ठीक है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र यानी पश्चिम महाराष्ट्र में, जो हिस्सा महाराष्ट्र का गुजरात की ओर है उस तरफ। और सूतकांगे डोर, ये सबसे पश्चिमी हिस्सा है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये पाकिस्तान के मकरान
तट, जो समुद्र तट है वहां पर ये मिलता है बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। आप लोग इसको नोट कर लेंगे क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसको यहाँ जगह है, लिख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? देखिए स्पष्ट रूप से तो नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो भी मिले हैं वो सुरकोटड़ा एक जगह है, सुरकोटदा कहते हैं इसको, सुरकोटदा ये एक जगह है जहां पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े के एक तरीके से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, बहुत बाद में खुदाई के दौरान यहाँ सुरकोटदा से सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करते हैं तो पूछा गया है कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा सभ्यता के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? यानी प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन मोहरों में किस धातु या किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था? तो आप इसको लिख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता में मोहर का निर्माण किस पदार्थ से किया जाता था, या मोहरें किस पदार्थ की बनी होती थी? तो मैंने आपको कक्षा के दौरान बताया था सेल खड़ी की मुद्राएं सबसे ज्यादा मिली हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर प्रचलित थी उसमें सेल खड़ी का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यताओं का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो आर्थिक समृद्धि का प्रमुख कारण था वो था विदेशी व्यापार। लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन व्यापार उनकी समृद्धि का सबसे प्रमुख कारण था और मुख्य व्यवसाय भी। एक प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन सा था? ये बहुत बार पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, देखिए पहले हवाई जहाज तो नहीं थे, पानी वाले जहाज अवश्य चलते थे। तो गुजरात के लोथल में, यानी गुजरात में ही लोथल एक जगह है जहाँ पे डॉकयार्ड यानी कि गोदीवाड़ा या ये कहें कि बंदरगाह प्राप्त हुआ है। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे और याद करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है वो है लोथल, लोथल से प्राप्त हुआ है और ये गुजरात में है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? किन वर्गों में विभाजित था? तो जब मैंने आपको सामाजिक व्यवस्था पढ़ाई थी तो उस समय मैंने आप लोगों को कुछ वर्ग बताए होंगे, ठीक है? तो उन वर्गों को ही आपको याद रखना है। कौन कौन थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान जिनको कि पुरोहित कहा जाता था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, यानी 4 वर्गों में लगभग विभाजित था, ठीक है? यानी व्यापारी लोग जो थे वो कृषि कार्य भी किया करते थे
योद्धा थे, विद्वान पुरोहित वर्ग, श्रमिक आपका मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हो जाते हैं। अगले प्रश्न की यदि बात की जाए तो अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, यह उत्खनन किस वर्ष हुआ। हड़प्पा सभ्यता कब प्रकाश में आई, तो इसका समय है 1921 में। राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने जब खुदाई करवाई जॉन मार्शल के नेतृत्व में, तब जाकर के हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आई। देखिए, एक स्थान है सिंध का नखलिस्तान या बाघ, सिंध का नखलिस्तान या बाघ किस नगर को कहा जाता है, किस नगर को कहा जाता है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो। तो ये एक बहुत ही विशेष प्रश्न है कि सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को कहा जाता था, तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। अब आता है प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार कैसा था। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार कैसा था, तो इसका उत्तर है त्रिभुजाकार। मैंने आप लोगों को बताया था क्लास के दौरान, त्रिभुजाकार, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं या कहाँ से मिले हैं। तो कई बार कक्षा के दौरान मैंने नाम लिया था कि कालीबंगा को याद रखना, ये वही कालीबंगा है, कालीबंगा से ही हमें खेत के जुते हुए साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और पिछली कक्षा में मैंने ये भी पढ़ाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेतों की जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग किया करते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है। जाहिर सी बात है सिंध प्रांत में है, क्योंकि सिंधु नदी है तो उस प्रांत को सिंध बोला जाता है, तो सिंध प्रांत में ही मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार, शॉर्ट में लिख देता हूँ, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार के या वृहत स्नानागार कहाँ मिला है, इसका उत्तर भी होगा मोहनजोदड़ो। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे फिर हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य, किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्रा पाई गई है उसमें किस देवता के जो चित्र है वो पाया गया है, किस देवता का। तो आप लिख सकते हैं आद्य शिव। आद्य शिव जैसी चित्र सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं पर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम जानेंगे कि मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है।
ये कई बार पूछा गया है। मोहनजोदड़ो का अन्य नाम, इसको तो आप सभी लोग जानते होंगे, तो इसका नाम है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बच्चे बच्चे की जुबान पर इसका नाम है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे? यदि आपसे पूछा जाए इस तरह का प्रश्न तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं। लिख लीजिए इसको, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। परिचित नहीं थे। देखिए कई बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो यहाँ धातु लोहा ही आएगा। कई बार हथियार के रूप में भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे चाकू से, तलवार से, भाला से। तो तलवार यदि कहीं आपको मिल जाए, क्योंकि लोहे से बनती है, तो आप उसको ही लगाएंगे कि तलवार से परिचित नहीं थे। अब हम बात कर लेते हैं, जो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली है, हड़प्पा की उन्नत जल प्रणाली के साक्ष्य पाए गए। उन्नत जल प्रणाली के साक्ष्य पाए गए, ये कहाँ पाए गए? तो जगह है धौलावीरा। धौलावीरा में ये उन्नत जल निकास प्रणाली के साक्ष्य पाए गए। क्लास के दौरान मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन और जल निकास व्यवस्था बहुत ही उत्तम प्रकार की थी। तो यहाँ से प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उन्नत जल प्रणाली का पता चला वो कहाँ से चला? तो धौलावीरा से। अब बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि चाक का भी प्रयोग होता था, कुम्हार बर्तन बनाने का प्रयोग करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बर्तन जो पाए गए हैं वो किस रंग के थे? तो प्रश्न के रूप में इसको लिख लेंगे कि सिंधु घाटी या हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? आप ऐसे लिख लें कि हड़प्पा के बर्तनों पर, हड़प्पा के बर्तनों पर, यानी जो मिट्टी के होते थे, मिट्टी के बर्तन, हड़प्पा के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो हड़प्पा में लाल रंग का प्रयोग सबसे ज्यादा, यानी लाल रंग के बर्तन पाए गए हैं, लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। यानी जब कुम्हार लोग बर्तन बनाते थे तो बर्तन बनाने के बाद उनको रंग से भी कलर किया जाता था, जिसमें कि लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शॉर्ट में लिखूंगा, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के किस नगर से, सॉरी, सिंधु सभ्यता के किस नगर से या किस स्थल से, किस नगर को छोड़ दीजिए, ऐसे लिखें, किस स्थल से कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं। किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका भी उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से लोगों ने अपने घर में, मोहनजोदड़ो में लोगों ने अपने घर में कुएं बनवा रखे थे पानी की व्यवस्था के लिए। तो मोहनजोदड़ो से जो स्थल है वहाँ से कुएं पानी के स्रोत के रूप में प्राप्त हुए हैं, जो कि घरों में ही जिनका निर्माण किया गया था। देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने करवाई?
सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने करवाई। खुदाई का मतलब है साक्ष्य प्राप्त करने हेतु। तो दो नाम सबसे पहले आते हैं, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। देखिए, दयाराम साहनी ने 1921 में खुदाई करवाई थी और राखालदास बनर्जी ने 1922 में खुदाई करवाई थी। इसी में ऐड कर लीजिए जॉन मार्शल के नेतृत्व में। जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की यदि बात की जाए तो सिंधु सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते थे। यदि पूछा जाए कि किसको मानते थे तो लिख लेंगे सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। विश्वास करते थे किस पर? मातृशक्ति पर। मातृशक्ति पर। मातृशक्ति का मतलब जैसे पृथ्वी पर आंधी तूफान आ गए, भूकंप आ गया, बहुत भारी बारिश आ गई, तो उनको लगता था कि ये कोई प्रकृति देवी है जो हमसे क्रुद्ध हो जाती है, हमारी कृत्य से क्रुद्ध हो जाती है। तो ये उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और उसकी पूजा करते थे। यदि बात की जाए कि हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो ये थी ग्रिड पद्धति। नोट कर लेंगे इसको भी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने घरों के निर्माण में किस पद्धति को अपनाया था या किस पद्धति से घरों का निर्माण किया था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने घरों के निर्माण में किस पद्धति का प्रयोग किया था। तो आप इसको लिखेंगे ग्रिड पद्धति या ग्रिड जो जाल पद्धति होती है, ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति। देखिए, कक्षा के दौरान मैंने आप लोगों को बताया था कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। कहीं पर भी सड़कें टेढ़ी, तिरछी या गोलाई में नहीं होती थी। सड़कें हमेशा एक दूसरे को समकोण पर ही काटती थी, जिससे सड़कों का जाल यानी सड़कें जो बनी हुई थी वो अपने आप में ही एक जाल के जैसे दिखाई पड़ती थी। अब अगले प्रश्न की यदि बात की जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का अंकन प्राप्त नहीं होता है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे थोड़ा सा जिक्र किया था इस बात का कि हड़प्पा सभ्यता में बैल का, कुबड़ वाले बैल विशेष पूजनीय था, जिसका अनेक स्थानों पर जिक्र हुआ है, लेकिन कहीं पर भी गाय का जिक्र नहीं हुआ है। तो इसलिए प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं मिलता है। तो आप इसको लिख लेंगे, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं मिलता है। किस पशु का अंकन नहीं मिलता है, तो इसका आंसर है गाय। गाय का यानी गाय जो है उसके साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाए गए हैं, इसलिए सिंधु सभ्यता की जो मोहरें हैं उस पर भी गाय का अंकन नहीं मिलता है। बाकी विभिन्न पशुओं के अंकन प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो सिंधु सभ्यता में जो अफगानिस्तान में स्थित स्थल है वो कौन कौन से हैं, ये पूछ ले जाते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आपको पता ही है। अफगानिस्तान में भी बाद में खुदाई में कुछ स्थानों का पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष अफगानिस्तान में भी थे, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान है। तो वो कौन कौन से हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के अफगानिस्तान स्थित स्थल। हड़प्पा सभ्यता के अफगानिस्तान स्थित स्थल। अफगानिस्तान में स्थित स्थल, तो 3 स्थल पाए गए हैं
जो कि हड़प्पा सभ्यता के हैं और अफगानिस्तान में मिले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल हैं, कई बार पूछे जाते हैं। इनके नाम भी बड़े अजीबोगरीब हैं। एक है मुंडी गाख, नंबर 1 लिखेंगे मुंडी गाख। नंबर दो है आपका सूरतो गोल्ड, सूरतो गोल्ड। नंबर 3, ये वाकई बहुत अजीब है, देह मोरासी घुंडई, देह मोरासी घुंडई। ये 3 स्थल हैं जो अफगानिस्तान में पाए गए हैं। इन तीनों अफगानिस्तान में पाए गए स्थलों को आप लोग याद कर लेंगे, तीनों स्थलों को, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो अफगानिस्तान में स्थित स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? मुंडी गाख, सूरतोगोल्ड, ठीक है, सूरतोगोई और देह मोरासी घुंडई। ये 3 नाम हैं जो प्राप्त हुए हैं। ये सूरतोगार्ड है, सूरतोगार्ड, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? दोबारा से सुने प्रश्न, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसको भी आप लिख लेंगे कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य करती हुई या नृत्य मुद्रा वाली, नृत्य मुद्रा वाली कांस्य की मूर्ति मिली है। देखिए बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति प्राप्त हुई है। एक कांस्य की मूर्ति है जिसमें एक महिला नृत्य कर रही है और इसका प्राप्ति स्थल है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो सभ्यता है, यदि धातु के आधार पर इसका युग देखा जाए तो कांस्य युग में आता है। इसको लिख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ से आगे लिख लीजिए आप, मैं लिख देता हूँ, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी हड़प्पा में कांस्य का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाता था। चलिए हम लोग बोर्ड साफ कर लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह से ये पूछा गया है कि किस स्थल से, यानी किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है कांस्य की मूर्ति, उसी तरीके से एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की, यानी पत्थर के पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब पत्थर, प्रस्तर की पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की मूर्ति किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्रस्तर की पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मिली है आपको हड़प्पा से ही मिली है। ये हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। ध्यान रखेंगे, जो नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति है वो मिली है मोहनजोदड़ो से, और जो पुजारी की मूर्ति है ये मिली है हड़प्पा से। और पुजारी की मूर्ति पत्थर की है, जबकि नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति कांस्य की है। अब यदि बात की जाए अगले प्रश्न की, तो ये है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कि किस स्थान से, किस स्थान से एक ईंट पर
बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ईंट पर दर्शाया गया है। दोबारा से इस पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे एक बार कि किस स्थान से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो एक जगह है चन्हू-दड़ो, चन्हू-दड़ो, तो ये चन्हू-दड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसको याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस आपातकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया, पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्र मिलता है, जो पंचतंत्र के जो लोमड़ी की कहानी है उसके समान है। ध्यान से दोबारा से फिर से लिखेंगे, फिर से सुनेंगे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे चिड़िया के मुंह से मछली छीनने के इंतजार में बैठी हुई लोमड़ी, ये पंचतंत्र की कहानी है, उसके समान ऐसे साक्ष्य मिले हैं और ये मिले हैं लोथल से। तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त, देखिए जार, ये एक पात्र होता है जार, ठीक है। जार पर बिल्ली के निशान दिखाए गए हैं। जार पर चोंच में मछली दबाए, जार पर चोंच में मछली दबाए एक चिड़िया, और एक चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्र मिलता है। पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्र मिलता है, जो पंचतंत्र की कहानी के समान है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के समान है। तो इसके साक्ष्य गुजरात में लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल एक गोदीवाला था, गुजरात में पड़ता है। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जिक्र मैं एक बार कर चुका हूं, अगर आपको याद आए। किस पशु के अवशेष, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका उत्तर होगा गाय के। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रश्न थे थोड़े इम्पोर्टेंट, वो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। बाकी के प्रश्न आपको हमारी जो थ्योरेटिकल वीडियो है उसमें मिल ही जाएंगे, उसको आप गति तेज करके दोबारा से रिवाइज करके देख सकते हैं। तो सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग मिल जाएंगे जो आपको परीक्षा में आने वाले हैं। तो अगली कक्षा में अब हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने पर फिर उसके प्रश्न कराए जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। थैंक यू।